नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जय रमत जी। आप सभी का आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पता ही है सर, जब हम आपके साथ होते हैं, हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो कोई ना कोई जो गंभीर विषय होता है कर्मचारियों से संबंधित, उनके सरोकार से संबंधित, तो ऐसा ही आज एक विषय है जो पिछले कुछ दिनों पहले ये पत्र आया है। मैं बात कर रहा हूं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, इस शीर्षक से एक पत्र आया था इस सब्जेक्ट से, जिसमें काफी कर्मचारियों के बीच में ये बातें भी आई कि इसका उद्देश्य क्या है। मैनेजमेंट, जो हेडक्वार्टर की मैनेजमेंट है, हमारी शीर्ष मैनेजमेंट, वो इसके माध्यम से उसकी इच्छा क्या है, क्या चाहती है। क्योंकि सैंक्शन स्ट्रेंथ जैसे जो संवेदनशील विषय है, वो जब विषय मैनेजमेंट द्वारा उठाया जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाए जाने का कुछ तो उद्देश्य होगा। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि सॉरी, इसका क्या उद्देश्य है और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं आने वाले समय में हमारी सर्विस कंडीशंस पर, और साथ ही साथ हमारी जो संस्था है भारतीय खाद्य निगम, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है सर। कृपया विस्तार से बताने का कष्ट करें। धन्यवाद धन्यवाद आशीष जी। और मैं फिर से आपका जो है धन्यवाद करूंगा कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जो अवेयर करने की आपकी जो ये मुहिम है, ये कहीं ना कहीं जब ट्रेड यूनियन जो है इससे मजबूत होती है, लोगों में ट्रेड यूनियन के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। साथ में यहाँ ट्रेड यूनियन के प्रति विश्वास बढ़ने का मतलब ये है, जब कर्मचारी अवेयर होता है अपने अधिकारों से, अपने साथ हो रही चीज़ों से, तो वो आगे की रणनीति में जो है अपना सहयोग देने में जो है सक्षम होता है। तो यहाँ बात, जैसे आपने आज जो अपना एक सवाल उठाया है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि अभी 2-3 दिन पहले लोगों ने अपने सामने देखा होगा। बहुत सारे लोगों को अभी ये शायद इस पे जो है नज़र नहीं डाली होगी। कई लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा देखने के बाद। और जब हम एक यूनियन की तरफ से देखते हैं, तो हमारा सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, हम इसमें भूत और भविष्य दोनों को देखना जो है चाहेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें कहाँ तक हमें प्रभावित कर सकती हैं। तो इस विषय के ऊपर जो आपने अभी सवाल किया है, इस विषय के ऊपर जब हम आगे कोई भी बात करने से पहले हम थोड़ा-सा अगर जो है इसके पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे, और इसको जब तक आप पास्ट से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप इसका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर पाएंगे क्या होने वाला है एचसीआई के अंदर। तो आप जानते ही हैं कि पीछे जाकर जब हम लोग लगातार यूनियन की तरफ से डिमांड रही है, बहुत सालों से हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा जो काम है, जो पीछे आपको याद होगा 2010 में रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सैंक्शन स्ट्रेंथ रिवाइज हुई थी 2010 में। और 2010 का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ रिवाइज करने का, जब उस वक्त का जो प्रेजेंट उस वक्त की जो स्थिति थी, उसमें जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी थी, हमारे पास जो प्रोक्योरमेंट था, हमारे पास जो वर्कलोड था, उसके आधार पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ बनाई गई थी उस वक्त पे, आपको याद, आप कागजों में देखेंगे कि उसमें आपका जो यूपी है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को समझना आसान हो जाए। यूपी को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इससे आसान हो जाएगा लोगों को समझना। उस वक्त पर यूपी में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ डिसाइड की गई थी, वो यहाँ पर ये डीसीपी स्टेट हुआ करता था 2010 के केस में। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बफर स्टॉक को जो है हैंडल करते थे। उसी हिसाब से जो हमारे पास वर्कलोड था, उसी हिसाब से जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ डिसाइड की गई। अब 2000 उसके एक ही साल के बाद ये नॉन डीसीपी हो जाता है जी। सेंट्रल पूल में काम शुरू होते हैं। सेंट्रल पूल में जब काम शुरू होता है तो फिर पता चलता है हमारा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी पर भी हमारे स्टाफ को जाना होता है वहां से। फिर बहुत सारे और काम बढ़ते हैं। फिर ये काम का जो लोड है, आप देखेंगे कि उसके बाद से लगातार हर साल बढ़ता बढ़ता आज आप देखिए कि सिर्फ अगर हम यूपी की बात करें तो लगभग 3 गुना जो है वर्कलोड बढ़ा है उस वक्त के हिसाब से। बिल्कुल। अब यही सिनेरियो पूरे इंडिया में है। यही सिनेरियो हर जो है, आप राज्य में जाएंगे वहां पर अलग अलग राज्यों को जब आप देखते हैं, तो जब ये डिमांड यूनियन बार बार कर रही है मैनेजमेंट से, पीछे कई सालों से लगातार हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी की जाए, तो मैनेजमेंट ने उसमें कभी भी जो है हमें बढ़ोतरी के लिए हमारे पास जो है उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। पीछे सालों से, बहुत सालों से हम लोग चिल्लाते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक
ऑडिट होता है 2000, मुझे लगता है वही कोविड के बाद का पीरियड था शायद, ये 2020 का दिसंबर था। 2020 का दिसंबर था जिसमें जब ये सीजीजी नाम की जो ऑडिट जो है जो एक टीम थी वो यहाँ आती है एफसीआई के अंदर और यहीं यूपी के अंदर, और वो आकर के वो बनारस वगैरह को जो है वो जाकर के अपना स्टडी करने के लिए वो जाती है। मुझे याद है कि हमारी टीम ने यहाँ पर जो उस वक्त के जो हमारे जीएम थे उनके सामने अपना मतलब विरोध दर्ज कराया था कि ये जो टीम आई है इसका जो काम पता करने का जो, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किस मकसद से आए हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कोई व्यक्ति आकर के कोई स्टडी करता है, हम तब तक उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर देंगे जब तक कि हम ये नहीं जान जाते कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता। जब हम देखते हैं कि ये ऑडिट करने वाली जो टीम आई है इसका जो भी स्टडी का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी रिकमेंडेशन होगी, अंततः वह जाकर के एम्प्लॉइज की सैंक्शन स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगी। यानी वो डायरेक्टली हमारे से संबंधित मामला है जी। तो उसमें बोलना यूनियन का एक अपना धर्म हो जाता है। ऐसी जगह पर उस वक्त पर हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया कि इनका जो टाइम एंड मोशन के आधार पर जो इन्हें स्टडी करना है, टाइम एंड मोशन के आधार पर ही 2010 में सैंक्शन डिसाइड की गई थी। टाइम एंड मोशन के आधार पर ही इस बार भी देखना था उन्हें कि कैसे जो है ये कितने लोगों की जरूरत है काम की। मुझे याद है जब ये लोग रीजनल ऑफिस में आए थे और जब इनका आप एमटीएफ देखेंगे, दोनों इनके जो प्रैक्टिकली जो किस तरह से इन्होंने स्टडी किया और क्या इनका एमटीएफ में इनको कैसे करने के लिए काम कहा गया था, इस बात को हमने उस वक्त की मैनेजमेंट के सामने रखा और हम उच्च समिति को भी ये लगातार बताते रहे कि इनका जो ऑडिट करने का तरीका है वो ये दिखा रहा है कि इनका जो रिपोर्ट है वो पहले से ही बनी बनाई है, कुछ ना कुछ ये यहाँ पर कमी करने के उद्देश्य से आए हैं। ये बात हम लोगों ने इनकी रिपोर्ट सबमिट करने से कई महीने पहले ही उठा दी थी, क्योंकि मंशा इनकी जाहिर हो रही थी। जो ये टीम आई थी वो किस तरह से इस रीजनल ऑफिस में कैसे जो है उसने ऑडिट किया, मुझे लगता है आप शायद रहे होंगे, आपके सामने ये जब हो रहा था तो इन्होंने कैसे कहा था कि एक सेक्शन को लोगों को बुलाया, कितनी देर में काम हो जाता है, यही काम जाकर के फील्ड में डिपो के अंदर पहुंच के ये कितनी देर में ये काम हो जाता है। आप किसी भी एक काम को एफसीआई के जब परिदृश्य में देखते हैं तो काम की जो प्रकृति है वो सिचुएशन और टाइम के आधार पर उसमें ऊपर नीचे जो है टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई लॉट हम रिसीव करनी हो, लॉट में रिसीव करने की एक अपना एक आइडियल टाइमिंग है कि लॉट आएगी, डंप होगी, इसकी एनालिसिस होगी, एनालिसिस होकर के वो चट्टे पे लग जाएगी। तो हो सकता है कि इसको हम पूरा मिला लें तो एक लॉट लगने में आधे घंटे का टाइम अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लग गया। अब अगर वहां पर उस लॉट में कोई कमी है, एनालिसिस के टाइम पर कोई कमी आती है, वो कमी जो होगी वो थोड़ा समय लेगी। ऊपर नीचे कहीं भी अगर लग रहा होगा किसी जो है टेक्निकल असिस्टेंट को इसमें दिक्कत हो सकती है, वो अपने मैनेजर से बात करेगा, वो अपने एजेंट क्यूसी से बात करेगा। अगर वो लॉट रिजेक्ट करने वाली होगी तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, अगर उसको एक्सेप्ट करने वाला होगा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर टाइम का आप एडवांस रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, संबंधित जो बहुत बार ऐसा होता है, प्रतिनिधि को बुला करके उसके सामने उससे बात करनी होगी, फिर वो चीज वो समय हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर लॉट को एक्सेप्ट करने का जो आधे घंटे का मान लीजिए हमने एक टाइम बनाया हुआ था, उस टाइम में पता चला कि 45 मिनट और लग गए। बिल्कुल। और ये परिस्थिति हर दूसरी तीसरी लॉट के साथ हो सकती है, बहुत ऐसा चांस होता है। सिर्फ यानी ये जो है रिसीट क्योंकि चल रही है तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल दिया है। बहुत बार रेलवे में जब जो है रेलवे के साथ आप काम करते हैं, आप रेक लोडिंग के काम में देख लीजिए, आप रेक अनलोडिंग के काम में देख लीजिए, आप नॉर्मली जो है पीडीएस के काम में देख लीजिए, आप जिस भी जगह पर काम देखना शुरू करें, आप यहां से किसी सेक्शन में आपने पूछा कि कितनी देर में फाइल पुटअप होती है, हर अधिकारी से आप आइडियल कंडीशन पूछ रहे हो। बहुत सारे चांस हैं कि एक डिस्क्रिप्शन है, वही डिस्क्रिप्शन है। फाइल पुटअप होने में भी जहां ऑफिशियल काम की बात करेंगे, कोई फाइल आगे बढ़ाने के लिए कुछ सूचनाओं की जरूरत पड़ती है। संभव है कि वो सूचना जो है संबंधित जिला कार्यालय से मंगवाना है, वो आने में विलंब हो। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी परिस्थितियां जो है इसको जो है प्रभावित करती हैं आपके किसी भी काम को।
तो वो वहां टाइम एंड मोशन, इसीलिए जो इनका एमटीएफ था उसमें साफ कहा गया था कि जो भी ऑडिट करने ये टीम जा रही है, ये वहां काम करने वाला जो व्यक्ति है या जो काम सेक्शन कर रहा है उसके साथ वो लग करके उस काम को देखेगा। तो ये होगा स्टडी। अच्छा। ना कि ये स्टडी होगा कि आप उस व्यक्ति से पूछें कि कितनी देर में तुम काम कर लेते हो। आज के टाइम में एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझसे कोई पूछे, एक मैं एम्प्लॉय अगर हूं और मुझसे कोई अगर अधिकारी पूछे कि तुम कितनी देर में काम करते हो, तो मैं क्यों बताऊंगा मैं 4 घंटे में काम करता हूं। अगर मैं किसी काम को 2 घंटे में भी करता हूँ तो मैं 1 घंटे में बता दूंगा मैं 1 घंटे में कर लेता हूँ, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। ये होड़ हो जाती है कर्मचारियों में। उनको नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमने तब भी ये जो है संशय बताया था कि इसमें इनकी मंशा ठीक नहीं है। इसके बाद जब ये मामले को हमने बहुत जो है जीएम के सामने जब हमने बड़ी मजबूती के साथ रखा था, तो उस टाइम पर ये लोग वाराणसी में थे, इनकी टीम पूरी वाराणसी में थी। इनको यहाँ से जीएम साहब का फोन भी गया स्टीम को कि आप आकर के पहले यूनियन से बात कर लीजिए, यहाँ पर जो है कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि हम अपनी स्टडी को पहले पूरी कर लें और फिर जो भी इसके ऊपर हमारी स्टडी है उसको फाइनल करने से पहले हम यूनियन का पक्ष भी लेंगे, लेकिन वो दिल्ली में लेंगे। चलिए, इन्होंने ये बात कह दी। उसके बाद हमने यही बात अपने जो है उच्च समिति को बता दी। ये बात जब उच्च समिति को बता दी, फिर आप देखेंगे कि 1 फरवरी 2021 को शायद मीटिंग के लिए बुलाया गया था। उस वक्त पर आदरणीय दुग्गल साहब जो है महासचिव के तौर पर जो है उसको उन्होंने लीड किया उस कमेटी के जो है हेड थे उनके सामने। और वहां पर आप देखेंगे कि यूनियन के साइड से हमने हर वो पहलू बताने की कोशिश की कि जहां पर किस तरह से काम होता है और किस तरह से वहां पर एम्प्लॉय की जरूरत है। 2010 में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ हमें डिसाइड करके दी गई थी, आज के पर्सपेक्टिव में वहां पर बहुत ऐसी चीज जगह है जहां पर हमें सैंक्शन स्ट्रेंथ मिली ही नहीं है, फिर भी हमारे एम्प्लॉय को जाकर के वहां काम करना पड़ रहा है और वो एक्स्ट्रा बर्डन है। बिल्कुल, आप पीजी गोडाउन्स को ले लीजिए, आप रेल हेड्स को ले लीजिए, आप परचेज सेंटर्स को ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। सारे पहलू उनको बता दिए गए। आप फॉर एग्जांपल आप ये भी लीजिए, मल्टीप्लाई, मतलब जिसको कहते हैं घटना बढ़ना नहीं, मल्टीप्लाई हो गए, इस हिसाब से बढ़े। आप देखिए जो हमारे जो अधिकारी हैं कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें, जो वहाँ एजीएम एंड अबव जो अधिकारी हैं, उनको स्टेगनोग्राफर नहीं मिलता है, लेकिन उनको काम पड़ता है। उनको अपने जो है इस तरह के जो काम है वो फिर किसी एक असिस्टेंट से कराने होते हैं। वो बर्डन किसके ऊपर जा रहा है? काम तो वो अधिकारी ले रहा है, लेकिन वो बर्डन उस बेचारे कर्मचारी पर जा रहा है जो ऑलरेडी कोई काम कर रहा था। तो ये सारे बर्डन थे जिसको हम लोगों ने लगातार उनको बताया था। और उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट उसके कुछ ही दिन बाद जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई सीजीजी की तरफ से भारतीय खाद्य निगम के मैनेजमेंट को। और आप देखेंगे उस रिपोर्ट में उन्होंने ओवरऑल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ का जहां पर कंक्लूजन निकाल के दिया, वो ये कहा कि लगभग 12,000 सैंक्शन स्ट्रेंथ आपकी यहां कम करनी चाहिए। यानी 42,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ को इन्होंने कहा कि 30,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ कर दी जाए। ये रिकमेंडेशन है। उसके ऊपर एफसीआई मैनेजमेंट ने अपने ईडीएस की कमेटी बनाई है, उसके ऊपर स्टडी चल रहा है। उनके रिकमेंडेशन के ऊपर जो जो चीजें हैं हम लगातार उस कमेटी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। और मैनेजमेंट के सामने जब भी ये बात करते हैं तो मैनेजमेंट की साइड से यही आता है कि जब हम इस बात को फाइनल कर लेंगे अपने ईडी कमेटीज के थ्रू, उसके बाद हम यूनियन के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तो जो विरोध है उसके टाइम पर हमें दिखाना है। लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है इस वक्त, जब आप आते हैं आपके सवाल के ऊपर, ये हो गया पास्ट। अब प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्रेजेंट में क्या किया, आपको याद होगा कि जो है 14 मार्च 2023 की भी मीटिंग में हमने ये बात उठाई थी कि आप सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाइए। इन्होंने सीजीजी का ही रेफरेंस लेकर के ये कहा कि हम अभी जो है उस कंडीशन में नहीं कि हम सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। अब तो हमें जो रिपोर्ट मिली है, जो रिकमेंडेशंस हैं ऑडिट कमेटी की, तो उसके ऊपर हमें जाकर के हम लेकर देखेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद एफसीआई मैनेजमेंट का इस तरह का एक लेटर आता है जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब आप समझिए कि यहां मंशा क्या है। मंशा यहां पर जो मैं अपनी नजर से देख रहा हूं कि मंशा मैनेजमेंट की जो है वो सीधे सीधे यही है कि जो हमारी डिमांड रही है, जो कर्मचारी की जो पक्ष रखने की जो हमने बार बार कोशिश की है, उसको नाकाम किया जाए।
हम बार बार बात करते हैं 2010 में सैंक्शन स्ट्रेंथ में जो बनाई गई है उसके हिसाब से आज काम 3 गुना ज्यादा है। इन्होंने उसको नल एंड वाइड करने की कोशिश की है। इन्होंने एक तरह से दिखाया कि अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। रिडिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा, आपने ईडी जोन को ये काम दे दिया। पंजाब में पिछले 10 साल या 12 साल या 20 साल के मुकाबले काम का जो परसेंटेज है अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है जब ओवरऑल बढ़ा है काम, जब हम लगातार दिखा रहे हैं कि लगभग 160% काम जो है वो बढ़ा है, लगभग मतलब अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 170% बढ़ा हुआ है। हम अगर जो है प्रोक्योरमेंट की बात कर ले तो 160% बढ़ गया है। जो ओवरऑल लोड है वो कम 2 गुने से ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर जो बात है कि यानी कि जो इंडिविजुअल हम बात करेंगे अगर पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, हम जाएंगे उड़ीसा, हम जाएंगे जो है वेस्ट बंगाल, हम कहीं पर भी जाकर देखें काम तो जाहिर सी बात है बढ़ा होगा। हर जगह काम जब बढ़ा है तो ओवरऑल वो काम बढ़ गया। अब इनका जब ये देखते हैं, इनको एक शर्त ये इसमें रखी जाती है कि इसमें आप सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे। सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने की आप जो है वो संस्तुति नहीं देंगे। आप सिर्फ जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ आपके पास है उस सैंक्शन स्ट्रेंथ में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही बात इन्होंने कही है। अब आप समझिए कि जब ये एक एग्जीक्यूशन चलता है, ये जो इनका जो ये अगर चक्र ये चलाते हैं कि पंजाब में हम अगर सिर्फ नॉर्थ जोन की बात करें, सारे रीजन की आप जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ, सारे रीजन का आप काम का जो परसेंटेज बढ़ा है और सारे का जो है उसमें एमआईपी आप ये लिख लें। जब आप देखेंगे कि मैनेजमेंट जब इस तरह प्रोपोर्शन बेसिस पे जाएगा तो प्रोपोर्शन बेसिस पे हो सकता है कि पंजाब का जो काम का परसेंटेज है वो 200% बढ़ा हो, यूपी का काम हो सकता है कि 167% बढ़ा हो, उत्तराखंड का काम हो सकता है 120% बढ़ा हो। ठीक है, परसेंटेज वाइज सबसे ऊपर पंजाब है। सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको जो है ज्यादा जरूरत है लेकिन उसके पास उतने एम्प्लॉय है नहीं वहां पर। प्रोपोर्शन में जो थोड़ा कम दिख रहा होगा जबकि काम उसका भी बढ़ा है, जिसका प्रोपोर्शन में कम है, उस प्रोपोर्शन में जो पंजाब के प्रोपोर्शन से नीचे है वहां की सैंक्शन स्ट्रेंथ को उठा करके इन्होंने अगर कह दिया कि पंजाब में जरूरत है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बेचारा हमारा जो कर्मचारी यूपी में काम कर रहा था, जो कर्मचारी हमारा उत्तराखंड में काम कर रहा था, जो हमारा कर्मचारी जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था, कल को ये उसको उठा करके पंजाब ट्रांसफर करेंगे। ये किसका हैरेसमेंट है? ये पहला तो हो गया हमारे एम्प्लॉय का हैरेसमेंट। दूसरा, ये जो आगे जो सीजीजी रिपोर्ट है उसमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ कम करने का जो विषय है, जो उसको खत्म करने की बात की गई है, उसके बाद ये रिडिस्ट्रीब्यूट करने का जब मैटर आएगा तो इनको वो उस टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। बात समझिएगा। हाँ, एक नए तरीके से जब ये व्यवस्था बनाने जा रहे हो, सैंक्शन स्ट्रेंथ कम कर रहे हो, उस वक्त पर कोई अराजकता या इस तरह की जो है दिक्कतें पैदा ना हो, इससे पहले ही हम एक बार जो है एक एक्सरसाइज पहले ही करवा देते हैं जिसमें एम्प्लॉय को भी लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा, उस टाइम पर ला करके उन्हें सिर्फ फिक्स करना हो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ किसकी कहां क्या रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहले ही बना लिया और ऑलरेडी जिसको जहां ट्रांसफर करना था उन्होंने कर दिया है। इसके जो दिक्कतें हैं, इसकी दिक्कतें आपको भविष्य में दिखाई देनी शुरू होंगी। आज जो है इसकी संवेदनशीलता, इस लेटर की संवेदनशीलता को शायद जो है कोई कर्मचारी अगर ना समझ रहा हो तो उसको हर कर्मचारी को यह समझ में आने लगेगा जब कुछ समय के बाद जब इस चीज को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। हम डिमांड ये कभी नहीं करते कि आप सैंक्शन स्ट्रेंथ कहीं कम कर दीजिए और कहीं ज्यादा कर दीजिए, और सैंक्शन स्ट्रेंथ कम करने का मतलब ये हो गया कि वहां का एम्प्लॉय आप वहां ट्रांसफर कर दो। हम ये जरूर कह सकते थे कि कहीं सैंक्शन से खराब पड़ी हुई है, कहीं यूज ना हो रही हो, अनयूज सैंक्शन स्ट्रेंथ को आप कहीं यूज करना हो तो आप कर लो, लेकिन ये यहां तो ये दूसरा ही उस पर मैनेजमेंट जाकर बात कर रही है। वो रिडिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात करती है, आपका कल को जोनल ऑफिस की सैंक्शन स्ट्रेंथ कम की जाएगी, आपके हेडक्वार्टर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ कम की जाएगी, आपके रीजनल ऑफिसेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ कम की जाएगी, और ये सारी सैंक्शन स्ट्रेंथ सिर्फ काम का वर्कलोड। देखिए लेटर में इन्होंने डबल चीजें रखी है। जो यूनियन की डिमांड रही है उस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि काम बढ़ा है। एक तरफ इन्होंने कहा कि काम बढ़ा है, दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हम सैंक्शन स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ाएंगे, उसी को रिडिस्ट्रीब्यूट करो। कह किससे रहे हैं? कह रहे हैं ईडी जोन से। ईडी जोन से कह रहे हैं पंजाब में काम बढ़ा होगा, पंजाब में काम को जो है जस्टिफाई करने के लिए जो बढ़े हुए काम को उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत होगी, सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ा करके वो दूसरी जगह जहां उस प्रोपोर्शन में काम नहीं बढ़ा होगा वहां से उठाकर वहां ट्रांसफर कर देंगे। आप देख रहे हैं ये इस चीज के जो है इसमें कहीं पर भी मेंशन किया गया है, लेकिन ये इसका
नतीजा है जो इस लेटर के बाद निकल कर आएगा। तो इसीलिए जो है इस जो है चीज के ऊपर हम बार बार मैनेजमेंट से ये कह रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर ये चीज आज से लागू कर दी जाए तो हम जो आधार बनाते रहे हैं 2010 का, वो 2010 का आधार अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी जो हम कहते आ रहे हैं कि 3 गुना जो काम बढ़ा हुआ है, वो 3 गुना काम तो हम उस आधार पे बताते हैं ना कि आज बढ़ा हुआ है। जब वो 2010 को आधार आप खत्म कर दें और आधार आप 2024 को बना दें आज के हिसाब से, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन को जब उसमें जो है रिवाइज कर रहा हो और उसने आधार बना लिया हो कि अब ये आधार है, तो अब आधार पीछे से नहीं देखा जाएगा मैनेजमेंट के पास, वो आधार आज से देखेगा। और आज से जब वो आधार देखेगा तो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड नहीं दिखाई देगा, जबकि ओरिजिनली सारे एम्प्लॉय जो है वर्कलोड के अंदर में काम कर रहे हैं। आप सैंक्शन स्ट्रेंथ जब रिवाइज हो रही थी, जब जो है उसकी जो है रिकमेंडेशन के ऊपर जाके देखिए, आज भी बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर सीजीजी ने एम्प्लॉयज की सैंक्शन स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया या रिकमेंडेशन नहीं दी है वहां पर, जबकि हम कहते रह गए कि वहां पर सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। परचेज सेंटर में उन्हीं एम्प्लॉय को जो है यूज करने के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए परचेज सेंटर को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, परचेज सेंटर को आप कंसीडर नहीं करते हो। और आज आपने अभी देखा होगा कि यूपी में 400 सेंटर खुलने की बात हो रही है। बिल्कुल, आप सेंटर्स जब आपके खुलेंगे तो ये एम्प्लॉय कहां से आएंगे? यूपी जैसे किसके स्टेट्स ऊपर में वर्कलोड तो आप सर ये बढ़ाओगे? हाल है, आप तो जानते ही हैं सर, कि मुझे लगता है कि साल के 6 महीने तो सेंटर्स पे बीत जाते हैं कर्मचारी के। वीट खत्म नहीं होता, राइस आने वाला रहता है, राइस खत्म नहीं होता है, वीट आने वाला रहता है। और आप बता रहे हैं कि उसको कंसीडर भी नहीं करते। नहीं कंसीडर करते, उसको कंसीडर इस तरह से किया ही नहीं गया कि उसको एक हम जब हम ये जानते हैं कि 4 महीना पैडी का है, 3 महीना आपका गेहूं का है, 7 महीने आपके जो है परमानेंट वहां काम है, तो आप उसको एक सैंक्शन स्ट्रेंथ क्यों नहीं दे रहे हैं अलग से? आप उसमें यूटिलाइज करने की बात क्यों कहते हैं कि जो डिपो में है उसी को यूटिलाइज करना है? जब 7 महीने वो वहां रहेगा तो 5 महीने फिर बचा उसमें जो है आपका मैक्सिमम काम तो यहाँ हो गया ना। इसी समय जिस समय जो है मतलब सेंटर अगर खुल रहे हैं तो वो तो ऑपरेशनल जो है प्रोक्योरमेंट वाले कार्यक्रम है, वहाँ जो प्रोक्योरमेंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वही होते हैं। तो इसी बीच सर डिपो में भी काम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, जो एक्सेप्टेंस की होती है, चाहे व्हीट के हों चाहे ये राइस के हों, तो आप यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वहां लगा दे, फिर यहाँ कैसे काम? ये कुल मिलाकर के जो ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर ये सारी जो चीजें चल रही हैं, ये कुल मिलाकर मैं फिर वही कहता हूँ कि मैं जो है मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के तहत मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो भी चीजें की जा रही हैं वो भविष्य जो है एफसीआई के एम्प्लॉयज का सुरक्षित नहीं है। इसलिए हर एम्प्लॉय को सजग होना पड़ेगा। और जब देखिए मैं भी एक एम्प्लॉय हूं, अगर मैं भी एम्प्लॉय हूं तो मैं डरता हूं ऐसे जो किसी भी स्टेप से। और जब मैं डरता हूं तो मैं ढूंढता हूं कि रास्ता कहां है। जब मैं रास्ता ढूंढता हूं तो मुझे रास्ता सिर्फ और सिर्फ यूनियन दिखती है। और इसी वजह से चूंकि यूनियन रास्ता है कि इसको हम वहां पर शोषण को रोका जा सकता है, और फिर हम किसी और के पास न जाके मैं खुद ही अपने अगर जिम्मेदारी देखता हूं कि मेरे ही पास है, सबसे आगे बढ़ करके इस चीज को मैं शुरू करता हूं। लेकिन कोई भी इस तरह की लड़ाई, कोई भी इस तरह का जो है आपका जो स्टैंड है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती है या लड़ाई कामयाब नहीं होगी या आपका स्टैंड कामयाब नहीं होगा जब तक कि वहां हर एम्प्लॉय का योगदान खुल करके नहीं आएगा। तो इस जो लेटर से जो हम लोग निकालते हैं, देखिए मैनेजमेंट को लेटर देने के साथ साथ हम व्हाट्सएप पे क्यों चलाते हैं, उसको जो है व्हाट्सएप पे ही क्यों डालते हैं, उसका मकसद ये होता है कि लोग अवेयर रहें कि उनके लिए क्या काम चल रहा है, उनके साथ काम क्या चल रहा है, उनके लिए काम क्या हो रहा है। एफसीआई में मैं फिर कह रहा हूं, एफसीआई में एम्प्लॉयज के साथ उनकी पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी चल रही है। और अगर आप सही टाइम पर नहीं अपनी आंखें खोलते हैं तो भविष्य में आप जब देखेंगे आपकी आंखें खुलेंगी तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तब आप अपना सर पीट रहे होंगे और सिर्फ आप ये कह रहे होंगे काश हम जो है सही समय पर जाग गए होते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए जाग जाओ और हर वो लड़ाई के लिए तैयार रहो जो भले ही आपकी लड़ाई नहीं भी लग रही है, फिर भी वो आप ही की लड़ाई है। सर ये इसी से संबंधित 2 सवाल है हमारे। जैसे अभी आपने देखा होगा सर, विगत दिनों में जो है कुछ अन्य विभाग से भी यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं, तो मतलब वो विभाग बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल देखिए, आप खुद देखिए। तो क्या मैं स्पष्ट तौर पर अगर कहूं कि मंशा इस तरफ है कि धीरे धीरे हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ समाप्त करते हुए, कम करते हुए, रिड्यूस करते हुए उस
जगह पे ले जाया जा रहा है जहां से कि हमको जो है आसानी से मतलब कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करके समाप्त किए जाने का जो है अगर वो इच्छा हो, क्योंकि जग जाहिर है पहले भी इसको जो है लोग सफेद हाथी कह के जो है कि मतलब ये बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, तमाम ऐसी चीजें रही हैं। हालांकि नो डाउट हम सभी ने बढ़िया काम किया, कोविड हो चाहे जहां जो समय हो, हमेशा जब राष्ट्र के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की आवश्यकता हुई तो एफसीआई ने हमेशा जो है स्टैंड लिया है। लेकिन क्या इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है, एक बिल्कुल आप ये। नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये है सर कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ये कर्मचारी तक ही है कि मैनेजर एंड एबव भी इसमें आ रहे हैं? इसमें सारे आएंगे, अच्छा। इसमें आपके सारे आएंगे, क्योंकि जो सीजीजी की रिकमेंडेशन है जी। उस रिकमेंडेशन में आपके एफसीआई के एम्प्लॉयज को हाँ, जो है पूरी ऑप्टिमाइज करने की स्ट्रेंथ है बात की सर। गई है, यानी कि कैटेगरी 1 से 4 तक। जी। और आप जब देखेंगे कि जो आपके 12,000 सैंक्शन स्ट्रेंथ खत्म करने की जो बात रिकमेंड की है उसने, जो उसकी तरफ से है सीजी की, उसमें से 7,000 वैकेंसी तो सीधे सीधे कैटेगरी 4 की है। 4 की है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका कैटेगरी 3 और 2 और 1 तीनों है। तो इस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज करने का है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने के लिए आप देखिए अभी फिलहाल के लिए इसका जो प्रभाव आएगा, जो प्रभाव दिखेगा, वो प्रभाव दिखेगा आपका कैटेगरी 2 और 3 पर। 2 3 की। क्योंकि जो मैक्सिमम फील्ड वर्क है, अगर देखा जाए तो फील्ड वर्क का जिसकी जिम्मेदारी जिसने उठा रखी है वो दो ही कैटेगरी ने उठा रखी है, कैटेगरी 2 और 3 ने। कैटेगरी 1 तो ऑलरेडी आप देखोगे कि एक एजीएम है, एक जो है एजीएम क्यूसी है, और एक एरिया में जो आपका डीएम है, जो डिविजनल मैनेजर है। सैंक्शन स्ट्रेंथ वहां तो कोई जो है फील्ड में कोई बदलाव तो होना नहीं इस तरह का। जी। जो मेन बदलाव हो सकता है वो रीजनल ऑफिसेज में हो सकता है, जोनल ऑफिसेज में हो सकता है, और ऊपर के हेडक्वार्टर्स में हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो इधर से सैंक्शन उधर जाने का जो सबसे बड़ा जो खतरा है, वो कैटेगरी 2 और 3 के साथ है। इसलिए उन्हें जो है जागना पड़ेगा। अब आते हैं बात पहले वाले सवाल के ऊपर कि इसमें जो भविष्य है, जो कि हाँ, कुछ कम किया जा रहा कुछ है। बाहर के एम्प्लॉयज आपके डिपार्टमेंट में आकर के उनका जो है आपने अडॉप्ट किया है हाँ, उनको, वो डिपुटेशन के नाम पे उनका परमानेंट उस पे आ चुके हैं आ आपके चुके पास। हैं। जी। इसमें देखिए सीधी सी बात है कि ये होता रहता है, ये हम्म। होता रहता है, इसलिए हम इससे मना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। जी। अब आप जो वो जिस डिपार्टमेंट से उठ करके यहाँ आए हैं और परमानेंट उनको एब्जॉर्ब किया है एफसीआई ने, इसका मतलब ये हो गया कि वहां से खत्म हो गया सारा। समाप्त हो चुका है वो। अगर ये पॉसिबिलिटी उनके साथ है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती जी। है? ये तो हम कह ही नहीं सकते कि ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे साथ कभी आएगी नहीं। और आने के चांसेस तब और बढ़ जाते हैं जब इस डिपार्टमेंट को बचाए रखने के हाथ कम हो जाएं। मैं बार बार कहता हूं, इसको कौन बचाने की बात करेगा? इस डिपार्टमेंट को बचाने की बात वही करेगा जिसका इस डिपार्टमेंट से पूरा परिवार चल रहा होगा, जो एक जिम्मेदारी के तले बंधा होगा, और जिसने इस डिपार्टमेंट को अपनी मां समझ रखा होगा। बिल्कुल। ठीक है, और मां समझता ही वही है, इस डिपार्टमेंट से लगाव भी उसी को होता है जो कुछ साल के बाद इससे जो है काम करते करते एक समय बीत जाता है, जिनका जिनका समय 50 साल जो है, जिनकी एज हो चुकी है, 55 साल हो चुकी है, 40 साल, 45 साल, जो भी। अब आप देखेंगे जितना एज बढ़ती जाएगी उतना लगाव बढ़ता जाएगा डिपार्टमेंट से। और सबसे ज्यादा जो ब्रेन है, जो सोच सकता है, इसको बचाने के रास्ते जो ढूंढ सकता है, वो आपका तो एक्सपीरियंस ही बताए ना। आपके काम करने वाले जो लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काम को देखा है, जो इसको हर चीज को जानते हैं कि कैसे किन किन परिस्थितियों में जो है जूझा जा सकता है, कैसे जूझा जा सकता है, वो तो पुराने लोग हैं। और जब एफसीआई मैनेजमेंट ने, अभी आपने पीछे देखा कि 50 साल, 55 साल और 30 साल की सर्विस वालों को जो है एफसीआई से बाहर निकालने का एक बीड़ा उठाया था, उसको तो चलिए ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोगों ने जो है एक अच्छी लड़ाई लड़ी और हमने एक घेरा बनाया, जिस घेरे की वजह से चीजें अब थमी हैं। और अब भविष्य हम सोचते हैं कि भविष्य को एक ठीक उसमें ले जाकर के ऐसी जगह बांधा जाए जिसमें इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। लेकिन मंशा जो सामने वाला जो इसको चला रहा है, उसके मन में मंशा क्या है, उस मंशा को कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है। आपके पुराने लोग बाहर होंगे, आपके एंट्री में नए लोग आ रहे होंगे, नए लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है समस्याओं से जो है निपटने का। कोविड जैसी समस्या के बीच में भी इस एफसीआई के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके एक एक खराब से खराब स्थिति में भी जो है लोगों के लिए काम किया। कई ऐसी जो है सिचुएशन आती है जहां पर ब्रेन की जरूरत होती है कि डिपार्टमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कराना है और कैसे वेलफेयर की चीजों को लोगों तक पहुंचाना भी है, पैरेलल में चीजों को चलाना है। वो चीज पुराना ही आदमी कर सकता है। वो पुराना होने के लिए उसको डिपार्टमेंट में बना रहना होगा।
जो पुराने बेचारे बाहर हो जाएंगे, जब कोई यहाँ पुराना बचेगा नहीं, जब आपको कोई गाइड करने वाला डिपार्टमेंट नहीं बचेगा, तो आप अपने आप को बचाओगे किस तरह से? तो कल को ये स्थिति पैदा हो सकती है, जो आपने सवाल किया, जो जिन लोगों का अभी एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ये कल को फिर हो सकता है कि जब काम नहीं होगा, जब जो है सारे स्टेट्स अगर अपने में सक्षम हो जाते हैं, तो एफसीआई का काम कम भी किया जा सकता है, बहुत सारे और चीजें हैं वहां कम किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें एक और सर हो सकता है, इसी से ये संबंधित चीज है। जैसे जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो निश्चित तौर पे जिस स्वरूप में अभी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज की, मंडल कार्यालयों की, तो निश्चित तौर पे उनकी संख्या भी फर्क पड़ेगी, उसमें घटेगी बढ़ेगी। पीछे भी जो रिकमेंडेशन आई हैं, जैसे यूपी में सहारनपुर और इधर जहाँ 3 सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज को कहा गया है कि इनको आप मर्ज कर दो, हटाओ। बिल्कुल। तो जहाँ ज्योग्राफिकली जो बड़े राज्य हैं वहां तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। राजस्थान के लिए बहुत राजस्थान है, आपके यूपी के लिए दिक्कत है, आपके उड़ीसा के लिए दिक्कत है, बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं। और क्षेत्र वाइज हम ये कहें कि जैसे देखिए, आप समझिए कि आप स्टडी जब करते हो, आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कि जो भारत सरकार है, उसका उद्देश्य इस डिपार्टमेंट के थ्रू यही है कि लोगों तक अनाज जो है वो पहुंचने की जो गारंटी है वो पूरी हो। यही उद्देश्य है हमारा। जी। अब इसमें हम जनरलाइज तरीके से कोई नियम नहीं बना सकते। पूरे भारत में भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से अगर देखोगे तो फील्ड्स जो हैं वो आपकी रीजन टू रीजन चेंज होती है। अब आपने अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जांपल के तौर पे आते हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने एक आदमी को दे दिया, उसने चार फील्ड को देख करके फाइनली एक बना दिया। अब बात आती है, जैसे आपने यूपी को एक फील्ड माना है, आपने पंजाब को एक फील्ड माना, जहां काम चल रहा है वहां आपने फील्ड मान लिया, ठीक है, उसके आधार पर आपने सैंक्शन स्ट्रेंथ बना दी कि इतने क्वांटिटी के ऊपर इतने आदमी होंगे, ठीक है, आपने बना दी। आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से जो टोटल वहां के जो है, जो पूरे प्रदेश में टोटल संख्या जो होगी उनके डिपोज की वो 21 है, शायद 20 या 21 है। और उनकी जो वो है, आपकी देखेंगे क्या कहते हैं, जो इसकी कैपेसिटी है, अब उस कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में आप यूपी की जो है देखेंगे, तो यूपी की जो फील्ड है वो एक समतल मैदान के ऊपर है, ठीक है, यानी आपका पूरा जो क्षेत्र है वो एक मैदान पर फैला हुआ है। पहाड़ पर 5-5 हजार के गोडाउन 50-50 किलोमीटर की दूरी पर चेंज हो जाते हैं, और वो भी इतने ज्यादा जो है, वहां की जो स्थिति है वो ऐसी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों और जो है पता नहीं कितने जो है पूरा दिन जो है आपको लग जाएगा, और आप पता चला कि आपने क्वांटिटी कितनी जो है कवर की है, अभी तो 10,000 क्विंटल जो है 10,000 एमटी की जो है आपने क्वांटिटी कवर की है। तो ये उस जगह के लिए जब आप सैंक्शन स्ट्रेंथ बना रहे होगे, तो कैसे आप यूपी को आधार बना करके हिमाचल की जो है बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आपको जब इस तरह की परियोजनाएं चलानी है, आपको एक डिपार्टमेंट चलाना है, तो आपको वहां की फील्ड के आधार पर वहां से जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए उसका स्टडी लेना चाहिए। आपने एक ऑडिट टीम भेज दी, उस ऑडिट टीम का एक मकसद था, उसने अपनी जो है ओवरऑल एक जो है उठा करके दे दी, ना उसने रेल हेड को कंसीडर किया, ना उसने पूरी तरह से परचेज सेंटर को कंसीडर किया, ना उसने डिपोज पर सही काम को कंसीडर किया। मतलब बहुत सारे पहलू को छोड़ा गया, बहुत सारी चीजों को छोड़ा गया। ऑफिसेज के अंदर जो सेक्शंस हैं उसके अंदर कैसे जो है काम चलेगा उसको उसने जो है इग्नोर किया। आप कैसे कल को एफसीआई का काम करा पाओगे? फिर पता चलता है कि आप जब सैंक्शन स्ट्रेंथ कम कर दोगे, जब लोगों को इस तरह से आप वर्कलोड बढ़ाते जाओगे, हर इंसान की एक अपनी क्षमता है। आप देखिए तो एफसीआई में मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा है। हाँ। आप यहां मृत्यु होने वाले की जो आप संख्या देखेंगे वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो वर्कलोड इतना ज्यादा है। हाँ। आप समझिए वर्कलोड इतना ज्यादा है कर्मचारियों के ऊपर कि कल को जब इसी को आधार बना दिएगा कि यही तुम्हारा वर्क ही है, इसको लोड मत बताओ, ये वर्कलोड किसी से कंपेयर मत करो, अब उसके के साथ जब वो आगे चलेगा तो वो अपने सामाजिक जीवन में कितना पिछड़ता जाएगा, आप ये समझिए। फिर उसका असर कहां पर आएगा? उसके काम पर आएगा। फिर जब यहां से काम जब आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका असर लोगों तक अनाज जब सही नहीं पहुंचेगा तो इसको जनता जो है वो किसको गाली देगी? वो एफसीआई को गाली देना शुरू करेगी। तो क्या मंशा है? जब एक जो है बार बार ये कहा जा रहा है अगर आपको अपने जो है पॉलिसी को ठीक ढंग से चलाना है तो कम से कम आप अपना एक ठीक ढंग से ऑडिट तो करवाइए। पहले आप देखिए तो आपके पास स्टाफ की कितनी जरूरत है। तो ये जो आपका सवाल है ना उसके ऊपर, ये तो मैं फिर वही कहता हूं कि जो डर है जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए आप बात करें, मुझे वही डर है कि कहीं हमारे लोगों को जो है
कल को भविष्य में किसी और के साथ विलय ना होना पड़े। ये तो रहा कि चलिए समस्या है क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो सवाल ये है हम क्या कर रहे हैं हमारी तरफ से। हालांकि एक पत्र जो मुझे लग रहा है 13 पन्नों की पत्र था, 9 तारीख की डेट में जो है आपके ही हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है मैनेजमेंट को। तो इस पर हमारा अगला स्टेप क्या होगा और क्या रणनीति होगी इस बारे देखिए में इसमें फिर मैं यूनियन की बोल रहा हूँ तरफ कि से। इस लेटर को तो शुरुआत में हमारा जी सबसे पहला हमारा एक अपना, मैं जी। खुल के हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं सहयोग के रास्ते को जाने पर बहुत ज्यादा जो है बल बिल्कुल। देता हूँ कि इसको सहयोग के रास्ते से चीजों को निपटाया जाए। हम एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो कि लोगों का पेट भरता है। जी हम किसी भी, और चूंकि देखिए यूनियन का एक अपना कर्तव्य है, हमारा तो पहला उद्देश्य ही है कि हम अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनके अधिकारों की बात करें। लेकिन हमारा जो, हम उसके ऊपर भी प्राइमरी मानते हैं कि सबसे पहले तो हम वेलफेयर के जो काम में एफसीआई लगा हुआ है उसके ऊपर भी ध्यान रख करके ही सारे काम करें। तो सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट को इसीलिए एक बार चेता दिया है, इसके जो है हाँ, फैक्ट्स संवेदनशीलता एंड से। फिगर्स हैं सारे हाँ, उसमें। उसमें कोशिश की है कि उनको ये बात बताई जाए जी कि ये जो आपका जो स्टेप है, ये स्टेप हमें प्रभावित करेगा, और अगर हमें प्रभावित करेगा तो हम, और वो भी निगेटिव, उसमें निगेटिव फिर। अच्छे उसमें प्रभावित जी करता होता तो हम खुद इसको एक्सेप्ट हाँ करते। लेकिन अगर निगेटिवली प्रभावित करता है तो फिर हम उसका विरोध करते हैं। और अभी तो हमने सिर्फ एक लेटर के माध्यम से उनको ये चेताया है। जी अगर ये आने वाले कुछ दिन के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से इस चीज को वापसी नहीं की जाती, ऐसी चीजों को रोका नहीं जाता है, या यूनियन के जो अपने जो हमारा स्टैंड है इस मुद्दे के ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो फिर हम अगला कदम लेने से जी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी वजह से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहता हूं कि वो अवेयर हों अपने जी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और इसलिए अवेयर रहें क्योंकि कल को अगर हमें कुछ दिन के बाद अगर हमें प्रोटेस्ट पे जाना पड़े मजबूरन, जो कि हम नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट करना पड़े, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट, आप समझिए कि हमारा प्रोटेस्ट क्या है। हमारा प्रोटेस्ट अगर होता है, हमारी अगर स्ट्राइक होती है, हमारा एजिटेशन होता है, तो ये ऑल ओवर इंडिया काम को प्रभावित करता है। और काम को प्रभावित करता है तो लोग जो बेचारे जो आम जनता है उसको प्रभावित होना पड़ेगा, और ये हम नहीं चाहेंगे। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं मैनेजमेंट से कि आप अपने इन गलत कामों को रोकिए और आप हमारी बात को सुनिए, वरना हमारे पास तो अधिकार है कि हम जो है एजिटेशन पे जाएं, जी उससे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, वो हमारे अधिकार हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से उस अधिकार को लेने से पहले हम पहला कोशिश ये करते हैं कि मैनेजमेंट उसको खुद से ठीक कर ले। तो अभी तो फिलहाल यही है कि अभी हमने जी मैनेजमेंट को टाइम दिया है कि वो अपना अपने, पक्ष रख दिया हाँ, गया। कि अगर वो ठीक नहीं करते हैं इसे तो अगला कदम हम लेने पे जो है पीछे नहीं आते। चलिए एक सवाल ये था, अभी आप जवाब जब बता रहे थे सारे जो है बहुआयामी परिचर्चा जो इस विषय पर हो रही थी, तो उसी के दौरान आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ थी वो घटाए जाने की जो बात आई थी वो 7,000 कैटेगरी 4 की थी। तो जो कंपनसेट ग्राउंड पे जो है उनकी भर्ती होनी थी, जो उनके आने थे, तो वो मुद्दा कैसे सॉल्व होगा? देखिए आशीष जी, इसमें मैटर जब ये मुद्दा जो है कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा है, क्योंकि हाँ सॉरी मैं सर, हाँ मैं समझ गया। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब भी जैसे ही वीडियोज हमारे जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो कंपनसेट ग्राउंड के जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने हक का इंतजार कर रहे हैं, उनका जो है उनके कमेंट्स आते रहते हैं और देख के सुन के पीड़ा भी होती। कहीं ना कहीं ये अगर इनका परिवार हमसे जुड़ा रहा है तो हमारे सदस्य हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती है हमें अब जो है कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए ये सवाल वाजिब था। नहीं, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये बात दोबारा से उठवा दी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे जो है ये कंपैशनेट ग्राउंड के जो एप्लीकेशंस जिनकी अभी पेंडिंग है, वो साथी हमारे जो है दिल्ली मुझसे मिलने भी आए थे, तो मैंने उनको आश्वस्त किया इस बात के लिए कि आपकी लड़ाई जो है वो, ये मत समझिए कि वो आपकी लड़ाई है और आप यहाँ दिल्ली इतनी दूर आए हैं मिलने के लिए तो इसका मतलब नहीं, अगर आप नहीं आते तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। और आप जब 27 दिसंबर की मीटिंग का जब मिनट्स देखेंगे, जब मिनट्स को आप पढ़िए, लोगों को मैं कहूँगा वो पढ़ा करें मिनट्स वगैरह, उसमें हमने ये डिस्कशन में डाला था। हमने लगातार मैनेजमेंट से बात कही है कि जो आप कैटेगरी 4 का एबॉलिशमेंट का जो मैटर है, वो आपका एबॉलिशमेंट का मैटर जो है वो आपने एक तरह से धोखा देके किया है। वजह क्या है कि आपने बोर्ड के सामने एफसीआई की एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का जो स्टैंड था
उसे पूरा नहीं रखा, उसमें सिर्फ एक लाइन में रखा था कि इसने बीकेएन के संघ ने सिर्फ विरोध किया है और हमारा आपने पक्ष नहीं बताया बोर्ड को। हमारा सबसे पहला पक्ष यही है कि जो एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कैटेगरी 4 के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के जो है मद में, उनका क्या आप कैसे उनको निस्तारित करेंगे, जिनको 15 साल 20 साल हो चुका है नौकरी का वेट करते हुए, जिनको एफसीआई मैनेजमेंट ने आश्वस्त किया था कि वैकेंसी आते ही आपको नौकरी दी जाएगी, तब तक वो वेट कर रहे हैं। उनका परिवार बेचारों का आज जो है वो तो हमारा ही परिवार है, बिल्कुल हमारा ही परिवार है। तो उस परिवार के लिए हमने क्या किया है, जब हमने मैनेजमेंट को ये बात बार बार उस पर जोर दिया, तो मैनेजमेंट अब जाकर के उस पर ये इसने तैयारी की कि अभी जो है उनको पता ही नहीं है कि हेडक्वार्टर लेवल पे कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग है। तो उन्होंने जेडी सेक्शन जो इसको डील करता है उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि कितनी एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में जानकारी लेके इसको ला कर दें, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई चलती है। अब बात आती है कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। अभी पीछे जब मैं दिल्ली में था तो जेडी सेक्शन ने जो है सारी जगह से मेल मंगवा लिए थे और मेरे पास जो सूचना आई थी वो ये आई थी कि टोटल जो उसमें वैकेंसी वो दिखाया गया है पेंडिंग एप्लीकेशंस, वो लगभग 1300 से 1400 एप्लीकेशंस का पेंडिंग होना दिखाया है पूरे इंडिया में। अब हम यही कहते हैं, जब आप इतनी वैकेंसीज को एबॉलिश करने जा रहे हैं तो ये 1400-1300 एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग कैसे पड़ी हैं, इनका आप निस्तारण कैसे करोगे? अगर आप ये सारी एबॉलिश कर दोगे तो ये फिर इनको कहां लेके जाओगे, कैसे इनको जो है आप नौकरी दे पाओगे? और ये उनके साथ अन्याय का इतना बड़ा अन्याय है कि आपने उनको 15 साल तक ये बता के रखा कि वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी जबकि मौजूद है, आपका रिक्रूटमेंट आपने नहीं जारी किया। वैकेंसी तो थी ही ना, बिल्कुल। आज आप अबॉलिश करने जा रहे हो, इसका मतलब कि वैकेंसी थी। आपका रिक्रूटमेंट नहीं था, इस वजह से जो है, और रिक्रूटमेंट क्यों नहीं था, क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट किया ही नहीं। रिक्रूटमेंट अगर आप कर देते तो सारे के सारे एप्लीकेशन अब तक जो है खत्म हो गए होते। तो मैनेजमेंट अभी पॉजिटिव है इसके ऊपर, और अभी हम जो है इसके ऊपर हमने उनसे कहा भी है कि वो धैर्य रखें वो लोग, और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि धैर्य रखें, और भविष्य में हम इसके ऊपर और जो है अगर हमें कठिन जो है उसमें जाकर के अगर बड़े स्टेप भी लेने पड़ सकते हैं तो हम लेने से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले के ऊपर हमारा पूरा यही है कि हम उनको जो है न्याय दिलाएं, उन परिवारों को न्याय मिलेगा। जी धन्यवाद सर। तो साथियों, ये थी विस्तृत परिचर्चा, बहुआयामी परिचर्चा, जो विभिन्न मुद्दे थे, चाहे वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हाँ, और मेरिट डीमेरिट्स, मेरिट तो कुछ होती नहीं उसमें, डीमेरिट्स ही डीमेरिट्स थी, जिसका जो है विस्तृत यहाँ पर चर्चा आप सभी ने देखा, और साथ ही साथ कंपनसेट ग्राउंड के जो हमारे भाई हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उम्मीद है जल्द ही उनके साथ न्याय होगा। धन्यवाद सर, आप सभी का भी धन्यवाद।